हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं चैप्टर जिसका टाइटल है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और धारणीय विकास, 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी सेकंड टर्म। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण क्या होता है। बच्चों, इन्वायरमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी कंडीशंस जिनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उस पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट में हम इंक्लूड करते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को इंक्लूड करते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉयल है, मिनरल्स हैं, और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इन एलिमेंट्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण, इन्वायरमेंट उन सब चीज़ों को बनाता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी और फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमें बताना है कि जो पर्यावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी क्यों है, और इन्वायरमेंट के फंक्शन क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। अगर हम देखें तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें जो इन्वायरमेंट का जो फंक्शन है, तो ये सबसे पहले तो ये है कि मानव जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट इन्वायरमेंट हम सरवाइव नहीं रह सकते। तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला कि जो इन्वायरमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो ये रिसोर्सेज बच्चों हमें इन्वायरमेंट ही देता है। जैसे मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सोलर एनर्जी है। एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और फार्मिंग, खेती के लिए हमें उपजाऊ भूमि देता है, फर्टिलिटी लैंड, और इंडस्ट्री के लिए सोलर एनर्जी देता है। इस प्रकार ये सारे रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो मिनरल्स हो, सोलर एनर्जी हो, फर्टिलिटी लैंड हो, और रिसोर्सेस हो। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड लाइफ। इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, अगर पर्यावरण नहीं है तो लाइफ नहीं है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट में एयर आती है, एयर में ऑक्सीजन है, और विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। तो देखते हैं हम लोग, लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। पर्यावरण की अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में इंक्लूड्स हैं सन, सूरज जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉयल मिट्टी, वाटर एंड एयर, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के लिए ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा, जो इन्वायरमेंट होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। हमारे जीवन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे पर्यावरण बढ़ाता है। कैसे? जब भी हम अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम घूमने का, एक नेचर, प्रकृति के बीच में जाकर हम लोग जो है अपनी उदासी को और अपने जो हम लोग जो बहुत परेशान हैं उसे दूर कर सकते हैं। तो सराउंडिंग इंक्लूड्स, हमारे चारों तरफ रिवर्स हैं, महासागर है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स, रेगिस्तान है। लोग इन जगह घूमने जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसे बढ़ाते हैं। बच्चों, अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो बताइए हम किस तरीके से इंजॉयमेंट करेंगे, कहाँ पे हम घूमने जाएंगे। तो इसलिए मानव जीवन के क्वालिटी को बढ़ाने में इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट का मतलब है जो इन्वायरमेंट है वो जितना भी वेस्ट है, कूड़ा करकट है, उसको नष्ट करता है, उसे ख़त्म करता है। बच्चों, अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो इतना सारा गार्बेज और जितना भी वेस्ट जो है इंडस्ट्री और हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी और कंजम्पशन एक्टिविटी से जनरेट होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी,
और जिसमें रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। ये ज़्यादातर कूड़ा करकट के रूप में पैदा होता है। अब ये कहाँ जाएगा, ये इतना सारा कूड़ा कहाँ जाएगा? तो पर्यावरण क्या करता है, इस कूड़ा करकट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बताओ जो इन्वायरमेंट है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है और जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, पर्यावरण संकट, इसको समझाइए। इससे क्या अभिप्राय है, इसका मतलब समझाइए। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। बच्चों, किसी भी इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है कि कब तक वो पॉल्यूशन से और इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचा सकता है, इन्वायरमेंट को नुकसान कब तक नहीं पहुंचेगा, पर्यावरण की भी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे जब तक रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज हम कर रहे हैं वो कम हो, और जो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं रीजनरेशन, उससे जो है हमारा जो यूजेज है वो कम होना चाहिए। तब तक इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा और तब तक इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। या फिर जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जितना भी कूड़ा करकट जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ से जनरेट हो रहा है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट की भी एक कैपेसिटी है। वेस्ट जो है, गार्बेज को अपने में एब्जॉर्ब और उसे ख़त्म करने की जो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है, उससे कम गार्बेज और वेस्ट जो है जनरेट होना चाहिए। तब तक इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और कोई इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट नहीं होगा। जैसे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। किससे? जितने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, और जितना भी वेस्ट जो है कूड़ा करकट जनरेट हो रहा है वो भी ज़्यादा नहीं है जितना इन्वायरमेंट का कूड़े करकट को नष्ट करना और ख़त्म करने की कैपेसिटी है। इस प्रकार जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड जब तक नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम यूजेज कम करेंगे और कूड़ा करकट भी कम जनरेट करते हैं। बच्चों, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब पैदा होता है किसी भी देश में, पर्यावरण संकट में कब आता है? वही जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जितने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं अगर उससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे तो इन्वायरमेंट क्राइसिस आ जाएगा, पर्यावरण संकट में आ जाएगा और इन्वायरमेंट बच्चों पॉल्यूटेड हो जाएगा। दूसरा, जितना भी जनरेशन ऑफ वेस्ट है, जितना भी कूड़ा करकट अगर जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है। जो भी इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है एब्जॉर्बेशन की, कूड़ा करकट को ख़त्म करने की जो कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, अगर उससे भी ज़्यादा कूड़ा करकट होता है तो बच्चों इसका मतलब इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हो चुका है, पर्यावरण संकट में आ चुका है। तो पैराग्राफ बना के बताएंगे हम लोग। इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब होता है? जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जितने संसाधन जनरेट हो रहे हैं, या फिर जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, कूड़ा करकट जो जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्बेशन की, तो तब इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएगा। तो ये 2 पॉइंट आपने इसमें समझे। एक तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट कि पर्यावरण में संकट कब तक नहीं आएगा और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिव कब तक रहेगा, और दूसरा इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब आएगा, पर्यावरण को नुकसान कब पहुंचेगा, इन्वायरमेंटल कब जाके जो है उसको हानि पहुंचेगी, लॉस होगा। बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें बताना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें लिखना है और बताना है कि इंडिया में इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है और एक चैलेंजिंग भारत के लिए वो कैसे बना हुआ है। बच्चों, बहुत ज़्यादा अनचेक्ड फ्लो ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री है वहाँ बहुत सारा कूड़ा करकट जनरेट होता है और हम उसे बिना चेक किए पानी में जाने देते हैं, और देश में बहुत सारे जगह जगह पे जो पानी रुका हुआ है इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और इन्वायरमेंटल को लॉस हो रहा है। दूसरा पॉइंट, बहुत ज़्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जिससे एयर पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है और एयर
में ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो ऑक्सीजन पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जिससे हमारा जो हेल्थ की कंडीशन है वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो पर्यावरण डिग्रेडेशन हो रहा है उससे हम बच भी सकते हैं? अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी देश के विकास के लिए जो हमें देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, उस कॉस्ट से बचा जा सकता है। तो इस पे अपना एक ऑब्जर्वेशन लिखिए, ठीक है। तो इस बात से हम सहमत हैं कि पर्यावरण को डिग्रेड होने से, पर्यावरण को लॉस होने से बचाया जा सकता है, कुछ कॉस्टें कम की जा सकती हैं। बताइए इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है कैसे एक अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती हैं। तो समझते हैं हम इसको। बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक सेक्रीफाइस है जो हम देते हैं एंजॉइंग एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो होती हैं, अवॉइडेबल, परिहार्य एंड अनअवॉइडेबल। एक जिससे बचा जा सकता है और दूसरा जिससे बचा नहीं जा सकता है, अपरिहार्य। सबसे पहले हम समझते हैं अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपरिहार्य वह कॉस्ट जिससे हम बच नहीं सकते, ये अनअवॉइडेबल है। जैसे उदाहरण, बच्चों, एक खेत है जहाँ पे किसान को गेहूँ उगाना है चावल के बदले में। तो इसका मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ जो फार्मर है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर एक किसान ये डिसीजन लेता है कि उसे अपनी लैंड में जो कल्टीवेशन करनी है वो वीट की कल्टीवेशन करनी है, पहले वो राइस कल्टीवेट कर रहा था, राइस की फार्मिंग कर रहा था, अब वो चाहता है कि वो वीट को प्रोड्यूस करे, तो बिना राइस को सेक्रीफाइस किए वीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो किसान को क्या करना पड़ेगा? चावल का जो उत्पादन वो कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ राइस, वो उसे नहीं करना पड़ेगा। तो गेहूं के प्रोडक्शन के लिए राइस का प्रोडक्शन उतना कम हो जाएगा। अब दोनों को तो वो बराबर इंक्रीज कर नहीं सकता, तो एक चीज़ को अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब यहाँ पे किसान बच नहीं सकता, गेहूं के प्रोडक्शन के लिए उसे राइस की जो कॉस्ट है वो देनी ही पड़ेगी। राइस का जो प्रोडक्शन है वो कम करना ही पड़ेगा, तब जाके वीट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक एग्जांपल है अनअवॉइडेबल का। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अवॉइडेबल कब होता है, हम कब उससे बच सकते हैं? जब एक्सेस स्मोक, बहुत ज़्यादा जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, अगर हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराएं टाइम टू टाइम तो इस वाली कॉस्ट से इस पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं और इन्वायरमेंट को लॉस होने से हम बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर लोग अपनी गाड़ियों की टाइम टू टाइम सर्विस करें तो ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है ये नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार पुअर मेंटेनेंस की वजह से पॉल्यूशन फैलता है, तो इससे बचा जा सकता है। अगर लोग जो है थोड़ा सा अवेयरनेस हो और अपनी गाड़ियों की टाइम टू टाइम सर्विस कराएं तो डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट जो हमें देनी पड़ रही है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बच्चा हम इससे बच सकते हैं। और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इलीगल तरीके से जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको भी सरकार थोड़े से स्ट्रिक्टली जो है नियम बनाकर उनको भी रोका जा सकता है। तो जितने भी इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं उनको सरकार थोड़ा सा रोक सकती है, तो डिफॉरेस्टेशन भी रोका जा सकता है। तो ये एक अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है देश के डेवलपमेंट के लिए, जो हम ये कॉस्ट पे करते हैं जिससे पॉल्यूशन फैलता है, इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट की जो कॉस्ट हैं वो अवॉइडेबल कॉस्ट हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस बिकम सस्टेनेबल, कोई भी देश का जो डेवलपमेंट काम है वो सस्टेनेबल है जब हम अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, उससे हम लोग जो है कोशिश करें कि एक्चुअली जो वो अवॉइडेड हो उसे रोका जाए। बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कुछ अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कुछ उदाहरण दीजिए जिनसे बचा जा सकता है। पहला, बहुत ज़्यादा जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से,
वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो बहुत पुअर है। तो अगर लोग जो है अपनी गाड़ियों की सर्विस करवाएं टाइम टू टाइम, तो ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है इसे रोका जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन वन विनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि इलीगल तरीके से पेड़ कट रहे हैं। अगर सरकार जो है इलीगल तरीके से जो पेड़ कट रहे हैं उन्हें कटने से रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, सख्ताई से जो है जो कानून बनाए गए हैं उनका अगर इम्प्लीमेंट किया जाए। वाटर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, जब इंडस्ट्रियल में जो वेस्ट होता है वो ड्रेनेज होता है। इंडस्ट्री में जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा जब नदियों में जाता है तो नदी के जो पानी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करता है। उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उन सब की लाइफ लॉस होती है। तो इसको भी रोका जा सकता है ट्रीटमेंट प्लांट लगा के। जितना भी इंडस्ट्री से वेस्ट जा रहा है, जितना भी कूड़ा करकट केमिकल जा रहे हैं रिवर्स में, उनको अच्छी तरह फिल्टर करके ट्रीटमेंट करके ही हम उसको रिवर्स में डालें। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो रेजिडेंशियल हाउसेस में हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक्स है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो हैं। एक तो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वायरमेंट में, पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दो, वो कौन कौन सी हैं। तो पर्यावरण की दो प्रॉब्लम्स हैं, अभी बताया हमने। एक तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वजह से इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो एयर है, वाटर है और जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। तो जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ करने से एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, और कुल मिला के जो पूरे पर्यावरण को पॉल्यूटेड करता है। तो बच्चों यहाँ पे पॉल्यूशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण। तो वाटर पॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जब डर्टी वाटर, गंदा पानी नदियों में और महासागर में केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा, डोमेस्टिक जो सीवरेज, हमारे घर से जो सीवर का सिस्टम जाता है, और एग्रीकल्चरल मिक्स्ड विद पेस्टिसाइड्स। तो किसान क्या करते हैं, जब पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है दवाइयाँ छिड़कते हैं तो फिर वही पानी के साथ मिक्स होके अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर चला जाता है और पूरे वाटर को जहरीला बना देता है। तो ये सारा का सारा जो वाटर पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्री से भी आता है और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी वाटर पॉल्यूटेड होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इससे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे जॉन्डिस है। किसान भी अक्सर क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं उसे नाले के किनारे पे जो है धोते हैं, जो पूरा का पूरा सीवर के पानी से मिला हुआ होता है। तो यदि इसे बिना पकाए खाया जाए तो इससे बहुत खतरनाक बीमारियां जनरेट होती हैं। दूसरा एयर पॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। तो एयर पॉल्यूशन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होती है और जो जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी इंडस्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, पर्टिकुलरली जब हम थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं जहाँ कोयले से बिजली बनती है, तो कोयले की जो राख है वो जब पानी के अंदर मिलती है या कोयले से बिजली बनाते समय जो स्मोक निकलता है सारा का सारा, और रेलवे से जो स्मोक निकलता है, और जो हमारी गाड़ियां हैं उसमें से जो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, वो सारे के सारे जो है एयर को पॉल्यूटेड करती हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, अस्थमा, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से। नॉइज पॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन
जैसे मशीनों के द्वारा कार, ट्रक और जो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारा शरीर थका हुआ महसूस होता है और जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, वो भी सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काम करने की जो एफिशिएंसी और कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट वो है आज के डेवलपमेंट युग में पर्यावरण की जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज करना। यदि जंगलों को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लगातार काटा जाएगा तो धीरे धीरे जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है बच्चों, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरी मेन प्रॉब्लम यही है कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट जो जंगल हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं क्योंकि फर्नीचर बनाने के लिए और खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काटने से जो जंगल हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, इस प्रॉब्लम्स को समझाइए। बच्चों, सेकंड मेन जो प्रॉब्लम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने से और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो सेटअप की जा रही है जिसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे क्या होगा कि जितनी भी हरियाली है, ग्रीनरी है, वो समाप्त हो जाएगी। लैंड डिग्रेशन, अब हम समझा रहे हैं यहाँ पे। लैंड डिग्रेशन का मतलब है भूमि की अवनति। तो लैंड डिग्रेशन का मतलब होता है जब ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो फर्टिलिटी है, जब वो कम हो जाती है, पानी की क्वालिटी कम हो जाती है, वेजिटेशन कंडीशन कम हो जाता है। ये सब क्यों कम होता है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फर्टिलाइज़र, केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों के द्वारा, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयाँ यूज की जा रही हैं, विंड इरोजन, तेज़ हवा का चलना, जिससे बहुत सारी मिट्टी की जो 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 लैंड के सबसे ऊपर जो लेयर में जो मिट्टी है, जो फार्मिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाती है। वाटर इरोजन है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से जो मिट्टी है वो बह के दूसरी जगह चली जाती है। वाटर लॉगिंग है, एक ही जगह पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वो लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देता है। डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों का कटना, पेड़ों के कटने से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पेड़ होते हैं ना तो वो मिट्टी को दूसरे स्थान में बहने से रोकते हैं, फ्लो, जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो इन सब की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और भोजन की जो क्वालिटी है ग्रीन, वो भी कम होती जा रही है। लगभग 30% जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो पॉल्यूशन की वजह से कम हो चुकी है। सेकेंड, डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश, वनों का विनाश। तो डिफॉरेस्टेशन जब होता है जब जंगलों को ख़त्म किया जाता है पेड़ों को काटकर, और दोबारा से पेड़ नहीं उगाए जाते। इन सबका जो मोस्ट कॉमन रीज़न वो ये है कि खेती के लिए हमें ज़मीन चाहिए तो पेड़ काटने पड़ेंगे। ग्रेजिंग, पशुओं को चारा देना है, उसके लिए जो है हरियाली ख़त्म की जाएगी। टिम्बर, फ्यूल के लिए, खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब की वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काटने से जंगलों का विनाश हो रहा है। जंगल जो है अर्थ का 30% पार्ट कवर करते हैं और ये बहुत ही, इसका जो नतीजा निकलना है बहुत ही सीरियस और डेंजरस परिणाम निकलने हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि इससे बाढ़ ज़्यादा आएगी, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा और क्लाइमेट भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी धीरे धीरे अर्थ का बढ़ता जाएगा। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन तब होता है जब सरफेस सॉइल, मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा बारिश होने से और बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने से मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है और उतनी जगह जहाँ की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह गई है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पेड़ होते हैं ना तो वो सॉइल इरोजन से हमें बचाते हैं।
तो सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है, फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है। चौथा है बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता की हानि। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कई प्रकार के प्लांट्स और कई प्रकार के एनिमल्स अर्थ में होते हैं, डिफरेंट कई प्रजातियां। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें प्लांट्स कई प्रकार के हैं और जो जीव हैं एनिमल्स, वो भी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं अर्थ में। इससे अर्थ का जो बैलेंस है बच्चों, इससे जो अर्थ का बैलेंस है वो बना रहता है। बट कुछ कारणोंवश से जो बायोडाइवर्सिटी है वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं। जो उनकी जो डिफरेंट प्रजातियां हैं जानवरों की और प्लांट्स की, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यदि इसको नहीं रोका गया तो फिर अर्थ पे जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अर्थ जो है रहने लायक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, समझाइए। सरकार ने इसको बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से कदम उठाए हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ में कई प्रकार के प्लांट्स और कई प्रकार के एनिमल्स का पाया जाना। बायोडाइवर्सिटी अर्थ के बैलेंस को बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ कारणों से बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो अर्थ में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो देयरफॉर इसलिए प्रोटेक्टिव एरियाज हमें बढ़ाने चाहिए। ग्लोब, पूरे विश्व में प्रोटेक्टिव एरियाज बढ़ाने चाहिए, जहाँ पे कि जो जंगल, कुछ जंगल जो है प्रोटेक्टिव करने चाहिए कि वहाँ जानवर ही रहेंगे। पिछले कुछ सालों से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हंटिंग, शिकार करना, पेड़ों को काटना, इससे जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत खतरे में है। इसलिए गवर्नमेंट को डिफरेंट प्रोटेक्टिव एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जू कंजर्व ऐसे कॉर्बेट पार्क्स बनाने चाहिए जहाँ पे जानवर रह सकें। बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। सोइल इरोजन क्या है, इसके इफेक्ट बताइए और सोइल इरोजन के कारण बताइए। जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी जो बह के चली जाती है, वो क्या है, उसके इफेक्ट और उसके कॉजेज। तो बच्चों, सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब सरफेस सॉइल, जो ऊपर की जो मिट्टी है, वो बह के दूसरी जगह चली जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश आने से और फ्लड्स आने से। डिफॉरेस्टेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। इसकी वजह से जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर है, जिसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कम हो जाती है। सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, जिसमें टॉप की जो मिट्टी है, थोड़ा हवा चलने से और बारिश आने से थोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान बह के चले जाती है। लेकिन ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज आजकल इतनी ज़्यादा हो रही हैं जिससे ये जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो गया है। तो वेजिटेशन जो है, पेड़ पौधे कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है और ग्राउंड जो है ड्राई हो चुका है। फार्मिंग, खेती की जा रही है, ग्रेजिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये जो किए जा रहे हैं सब, इन सब की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाती है। और जो सॉइल इरोजन का जो इफेक्ट है, उससे केवल लैंड डिग्रेशन ही नहीं होना, जो ज़मीन है उसी की फर्टिलिटी कम नहीं होनी, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नदियों में पानी बहुत गंदा हो जाएगा, जगह जगह पानी रुकेगा, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, उनकी लाइफ बहुत खतरे में हो जाएगी और उनकी संख्या कम हो जाएगी। डिग्रेडेड लैंड्स की जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ आने के चांस बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर किसान खेती करना चाहता है तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम हो जाती है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है बच्चों, वो भी बहुत कम हो जाएगा। फिर है लैंड डिग्रेशन क्या है, और लैंड डिग्रेशन के कारण बताइए, कॉजेज बताइए। भूमि की अवनति क्या होती है। लैंड डिग्रेशन का मतलब यही है कि जो सॉइल की क्वालिटी है, पानी की क्वालिटी है और जो वेजिटेशन है, ये सब कम हो जाते हैं। मानव की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके कॉजेज क्या है लैंड डिग्रेशन के। पहला कॉजेज यही है कि पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ओवर ग्रेजिंग, जानवर बहुत ज़्यादा चारा चर रहे हैं। और जो इंक्रोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड,
जंगल की जो ज़मीन है उस पे लोग कब्जा कर रहे हैं। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, किसान क्या कर रहे हैं, एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं जिससे लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आपको हर साल जो है नई नई फसलें उगानी हैं। इस साल गन्ना प्रोड्यूस किया, अगले साल वीट, अगले साल राइस। तो ऐसे करके क्रॉप रोटेशन करके किसान अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेशन हो रहा है। और इम्प्रॉपर सरकार की जो योजनाएं हैं इरिगेशन सिस्टम में वो भी प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और लैंड डिग्रेशंस हो रहा है। बच्चों एक क्वेश्चन है कि बताइए 6 फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से इंडिया में लैंड डिग्रेशन हो रहा है। पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, लगातार जो है फ्यूल, खाना पकाने के लिए लकड़ियों का लगातार इस्तेमाल हो रहा है और जो है जानवरों के लिए जो चारा है वो निकाला जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो शिफ्टिंग है वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। जंगलों में जो है बहुत ज़्यादा कब्जा किया है लोगों ने, जंगलों में आग लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है और सॉयल इरोजन से बचने के जो उपाय हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनाए नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। हमें बताना है कि डिग्रेशन जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या है और उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, वन विनाश होने के जो प्रभाव हैं वो हमें समझाने हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब वही है, काटना, क्लियर करना और जो जिनकी वजह से बारिश होती है उन पेड़ों को ख़त्म करना। तो इसकी वजह से क्या है कि नॉन फॉरेस्ट जो यूज हैं, जहाँ पे हमें जंगल की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से और इसकी वजह से देश का जो बैलेंस है, जो एक संतुलन है पर्यावरण में, वो भी कम होता जा रहा है। द मोस्ट कॉमन रीज़न जो ज़मीन को क्लियर किया जा रहा है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रेजिंग के लिए और खाना पकाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, कंस्ट्रक्शन, ये सब रीजन है जिसकी वजह से जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। फॉरेस्ट जो है पृथ्वी का 30% जो एरिया है उसे कवर करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ख़तरनाक परिणाम और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बाढ़ आने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। सॉइल इरोजन, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होगा। बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग या गलत प्रयोग, इसके बारे में पूरा समझाइए कुछ एग्जाम्पल देके। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं ग्रोथ रेट को तेज करने के लिए, देश के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए और प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। जैसे एक्सप्लोइटेशन, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज का मिस यूज का मतलब है कि जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं लगने चाहिए अब वहाँ पे भी उसका यूज कर रहे हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेशन हो रहा है। जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हम उसकी जगह जो है गैस, एलपीजी, इनसे भी खाना पका सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत यूज हो रहा है। और जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसके लिए नदियों को गंदा किया जा रहा है, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट लगा के हम पानी को फिल्टर करके भी नदियों में डाल सकते हैं। बताइए पर्यावरण क्राइसिस के बहुत सारे रीजन बताइए, पर्यावरण संकट के वो सारे फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से पर्यावरण संकट में आता है और सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इन सब का आंसर एक ही है। पहला है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो पर्यावरण डिग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, जंगलों को काटा जाता है ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाए और लोगों के लिए रहने के लिए घर बनाए जाएं। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्री के द्वारा पहुँच रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने से एयर पॉल्यूशन फैलता है, वाटर पॉल्यूशन फैलता है और साउंड पॉल्यूशन भी बढ़ता है। पॉवर्टी भी इन्वायरमेंटल डिग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर गरीब है,
ये लोग क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और पेड़ों को काटते हैं, और लकड़ियाँ पेड़ काट कर लकड़ी बेचकर भी अपनी जीविका चलाते हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन है और जो नेचुरल कैपिटल है उसकी कमी होती है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करने से, एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज करने से भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ शहरीकरण। अर्बनाइजेशन, आज के युग में जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। गाँव से निकल के लोग शहरों में आ रहे हैं और शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पेड़ काटने पड़ते हैं, क्योंकि जब लैंड का डिमांड बढ़ेगा तो हमें जंगलों के पेड़ काट कर उसको घर बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा, शहर बनाने के लिए। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशंस, वन विनाश। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों को काटा जाता है, दोबारा से पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। इन सब का जो रीज़न है वो ये है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए खेत चाहिए, ग्रेजिंग के लिए चाहिए, और खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत होती है। तो पृथ्वी का ज़्यादातर भाग जो है 30% भाग फॉरेस्ट कवर करता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोकेंगे तो बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होगी और जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होगा। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें धीरे धीरे लगातार जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके बढ़ने का जो कारण है वो है पर्यावरण का पॉल्यूटेड होना और पेड़ों का कटना, डिफॉरेस्टेशंस, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें पर्टिकुलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वो इंक्रीज होने लगता है, जिससे पर्यावरण के अंदर जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने लग जाएंगे और बाढ़ आने के चांस बढ़ेंगे। बताइए, माइग्रेशन जो है, गांव से निकल के जो लोग शहरों में आते हैं, उससे भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, इसको समझाइए। माइग्रेशन, गांव से शहर की तरफ आना, अर्बनाइजेशन कहलाता है, शहरीकरण। इसकी वजह से शहरों में जो सुविधाएं हैं, सिविक जो अमेनिटीज़ हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। पर्टिकुलर जो घर हैं वो कम पड़ जाते हैं, जिससे पेड़ों को काटा जाता है घर बनाने के लिए, और डिफॉरेस्टेशन इसका नतीजा निकल के आता है, और जिससे पर्यावरण डिग्रेडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, इसको समझाइए। बच्चों, अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन हैं उनकी जो डिमांड सप्लाई जो रिवर्सल है उसका मतलब क्या है? ये तभी होता है जब रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो जाए और रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब लाइफ बहुत स्लो था तो उस समय नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा नहीं थी। बट आज के डेवलपमेंट इरा में जहाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चा, उनका जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रहा है। तो जब रिसोर्सेज का डिमांड सप्लाई से भी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस हो रहा है, इंडस्ट्री खुलती जा रही है, जिससे क्योंकि जो लोगों की वांट्स हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड हो गया है, और फिर मिसयूज और ओवर यूज रिसोर्सेज का वो बढ़ गया है। बताओ, हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? सोशल अवेयरनेस, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें अगर हम लोगों को बताएंगे तो उससे भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशंस, बहुत ज़्यादा एक अभियान प्रचार चलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का एक अभियान चलाया जाए, जिससे भी हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ने से रोका जाए। यदि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, और जो पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशंस बहुत सख्ताई से होना चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बस, मेट्रो, इसका यूज ज़्यादा करें, और जो पर्सनल अपने ट्रांसपोर्ट हैं उनको कम करें। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, लोगों के घर साफ़ सुथरे होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए। ऐसे घर सरकार प्रोवाइड करे लोगों को जो स्लम ड्वेलर्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना केमिकल यूज किए
बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए खेती की जाए, जिससे पर्यावरण बचेगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र से जब हम खेती नहीं करते तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैविक खेती। बताइए पॉवर्टी से कैसे जो है पर्यावरण डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी भी गरीबी एक चैलेंजिंग बना हुआ है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि पर्यावरण डिग्रेडेशन को जो है करने में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से पर्यावरण जो डिग्रेडेशन होता है, इसको कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, जो भाग है, वो गरीब है। ये लोग क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए पेड़ों को काटते हैं और पेड़ों को काट कर बेच कर ये पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश। गरीबों की वजह से जो स्लम्स होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जगह जगह पानी रुक जाता है। पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो गरीब है वो कंसीडर करता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना वो घर में जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी, इसलिए वो बड़ा परिवार होता है उनका। और बहुत ज़्यादा परिवार होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से पर्यावरण में पॉल्यूशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बच्चा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता है। वो 3 फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोइंग हो रहा है, लकड़ियों की डिमांड और जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और लकड़ियों की जो डिमांड है पॉपुलेशन के बढ़ने से भी बढ़ रही है। और इंडिया में रिवर वैली प्रोजेक्ट जैसे टिहरी डैम है, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए पर्सनल ट्रांसपोर्ट के कंपैरेटिवली तुलना में, तो उससे पर्यावरण डिग्रेड होगा? हाँ जी, बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट के जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें तो उससे जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है वो कम होगा। इससे पहले तो सबसे पहले तो इससे पॉल्यूशन कम होगा, प्रदूषण सबसे पहले कम होगा। क्योंकि जब हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट को कम करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे तो सड़कों पे जो गाड़ियों की संख्या है बच्चों, वो कम हो जाएगी, और जब गाड़ियाँ कम हो जाएंगी तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, साउंड पोल्यूशन कम हो जाएगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेट्रोल, डीजल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी हम बचत करेंगे और जिससे पर्यावरण कहीं ना कहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की कि सोशल फॉरेस्ट्री एम्स क्या होता है, सामाजिक वनीकरण का उद्देश्य क्या है? बच्चों, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि जब आप कोई काम करते हो और उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलना है, एडवांटेज, तो उसे सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि पेड़ों को लगाने से हम जो है बहुत सारे लोगों को एडवांटेज देते हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। स्प्रेडिंग, अगर हम वेजिटेशन फैला रहे हैं चारों तरफ तो उससे तो सभी को फ़ायदा होना है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री और जो मैच इंडस्ट्री हैं, ताकि जो भाई हम क्या करें, अलग से जो माचिस बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए और पेपर इंडस्ट्री को जो चाहिए, वो पेड़ हम अलग से स्पेशल लगाएं, ताकि वनों को और जंगलों को विनाश ना किया जाए। और बहुत तेज़ी से जो रिक्वायरमेंट है लकड़ियों की, जो हमारी ज़रूरत है, तीव्र गति से ऐसे पेड़ों को जो है हम ग्रो करें जो बहुत तेज़ी से ग्रो हों, और एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने से हम जो है रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करें। ग्लोबल वार्मिंग हमारा टॉपिक है। अब बताइए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धीरे धीरे लगातार पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, पॉल्यूशन होने से और पेड़ों के कटने से ऐसा होता है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण में जो ग्लेशियर में जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है और बाढ़ के चांस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली जो ह्यूमन की लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। हालांकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको तो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र जो है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो गरीब देश हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। बताइए ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर, उसमें एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो क्या करती है कि जो सन की जो रेज है ना, सन से आने वाली जो रेज होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक रेज होती है जिससे हमें दिखाई देता है,
दूसरी रेज होती है जिससे गर्माहट और कपड़े सूखते हैं, और तीसरी जो रेज है अल्ट्रावायलेट, वो रेज हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं। तो वो जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, सन की ये वाली रेज जो हमारे लिए खतरनाक है उसको नीचे नहीं भेजता। तो एक छन्नी टाइप की होती है ओजोन लेयर जो सन की रेज को छान कर जो यूजफुल है उसी को भेजता है। बट पॉल्यूशन बढ़ने से वो जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो गया है और उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं, जिसकी वजह से सन की जो रेज आ रही हैं वो अच्छी तरह प्रॉपर छन के नहीं आ रही हैं, और जो रेज हमारे लिए खतरनाक है वो भी अर्थ तक पहुंच रही हैं, और जिससे खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आज की डेट में ये जो एसी है, रेफ्रिजरेटर हैं, इनकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, जिससे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन डिप्लीट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि अर्थ तक वो जो खतरनाक रेडिएशन है उनको आने से रोकता है। कुछ समय से 5% ओजोन लेयर डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से ये एक बहुत चिंता का विषय है सभी लोगों के लिए। बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनवायरनमेंट का कैसे इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा कैसे है। बच्चों, किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो पेन हमें उठाना पड़ता है, देखो डेवलपमेंट हो रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये पेन जो हमें उठाना पड़ रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेगेटिव का मतलब कि वो हमें उससे नुकसान हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस हो रही है। आने वाली जो जनरेशन है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए प्रोडक्शन कम हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ये सब जो है नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुछ एलिमेंट्स हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जिससे हम समझ सकते हैं रैपिड बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने से, और अनसस्टेनेबल, हम आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में नहीं ध्यान दे रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं ध्यान दे रहे, जिससे नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बताइए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों, एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, जिससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, और जो ओजोन डिप्लेशन है वो भी आता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ किया जाए, जैसे मेट्रो, रोड, इनको यूज़ किया जाए प्राइवेट व्हीकल्स के कंपेरेटिवली, और जो सीएनजी, एलपीजी, ये जो इको फ्रेंडली हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उन नियमों का भी पालन सख्ताई से करना चाहिए, तब जाके एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, धारणीय विकास क्या है। बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि करंट में, एट द प्रेजेंट में हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें इस तरीके से करना है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके लिए कोई रिसोर्सेज कम ना हो, जो कमिंग जनरेशन है। बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कोशिश करते हैं कि देश की जो पर कैपिटा इनकम है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, वो बढ़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है देश की पर कैपिटल इनकम को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर किया जाए, ताकि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो। हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है सोच समझ के यूज़ करने चाहिए, अननेसेसरी मिस यूज हमें नहीं करना चाहिए, ये जितने भी मिनरल्स हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाना चाहिए। तो हमें डेवलपमेंट प्रोसेस इस तरीके से करना चाहिए कि जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें। यदि हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए, और फिर उन्हें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वो नहीं मिल पाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करें। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं तो सबसे बड़ा इसमें एक फीचर्स आता है कि जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो एराइज ना हो, क्योंकि पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे आने वाली जनरेशन पे दिखेगा। तो प्रेजेंट में जो पॉल्यूशन होता है वो खतरनाक बीमारियां भविष्य में पैदा करता है। बताइए क्या क्या स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हम कोशिश करेंगे कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हो, तो हमें ऐसे इनपुट्स डेवलप करने चाहिए जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। इको फ्रेंडली एनर्जी, एलपीजी, सीएनजी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो। इन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और पेट्रोल डीजल को हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सोलर एनर्जी, अभी सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है इससे पर्यावरण पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। हम जो है सन की जो लाइट है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमें बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए।
क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये आने वाली जनरेशन के लिए भी हैं, तो इस तरीके से इनका यूज़ करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। रूरल डेवलपमेंट, भाई ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं तो गांव को डेवलप करना चाहिए, ताकि गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको देनी चाहिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें जनरेट करनी चाहिए गांव में, ताकि माइग्रेशन ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट के कंपेरेटिवली। रिसाइकलिंग द वेस्ट, जितना भी वेस्ट होता है उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण पॉल्यूटेड ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम अब बताइए डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हम कैसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। जैसे हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जो हम इधर उधर कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो हमें लिटरिंग जो है, सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए, हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करके भी हम अपने डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। उसी तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, और हमें बंद करना चाहिए जो खाना पकाने के लिए लकड़ियों को काटा जाता है। हमें जो है अनऑथराइज एरिया में अपने घर नहीं बनाने चाहिए। इन सब चीज़ों को करके भी हम इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचा सकते हैं। HYV एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझाइए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में, और इसकी वजह से भी सॉयल जो है डिग्रेड हो रहा है और जो इन्वायरमेंट हो रहा है। बच्चों सबसे पहले हमें समझना है HYV टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। बच्चों इन सब चीज़ों का यूज करने से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, लैंड डिग्रेशंस होता है। तो इनका यूज ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, बिना केमिकल यूज करके हम इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी है क्रॉप फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए सारा का सारा, जिससे पॉल्यूशन ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके लिए रिकमेंडेटेड है कि जिससे सॉइल फ्रेंडली रहता है, जो मिट्टी के उपजाऊपन बना रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है हमने पढ़ा।